हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो बेटा, यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ना अभी दिख भी रहा होगा कि मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेटा, सितंबर 25 का रिजल्ट कुछ समय पहले आया था। तो उसमें से एक जो हमारा स्टूडेंट था पार्थ, उसके 97 मार्क्स एडवांस अकाउंटिंग में आए थे, विच इज़ वन ऑफ दी हाईएस्ट मार्क्स जो मैं बोलता हूँ इस अटेम्प्ट में। जो बच्चों कहते हैं, काफ़ी सारे बच्चों के इवन 90 प्लस मार्क्स थे, बट इसके 97 थे जो हाईएस्ट थे, मतलब अमंग ऑल अवर स्टूडेंट्स। ठीक है। तो बच्चों को हमेशा से रहता है कि सर आप हमें जो आने वाले सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो जानना चाहते हैं कि सर जो आंसर शीट है एक बार हमें थोड़ी सी आप दिखा दीजिए, रूबरू करा दीजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हम अपने पास में वो गलतियां ना करें, किस तरीके से आंसर करना होता है। हमें थोड़े बहुत मन में ये भी डाउट होते हैं कि क्या स्टेप वाइज मार्किंग होती है, क्या स्टैंडर्ड्स या टॉपिक्स के अंदर में चैप्टर्स बहुत सारे डिस्क्लोजर्स की बातें होती है, तो क्या उनके मार्क्स होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या हैंडराइटिंग का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। बहुत सारे ना मन में सवाल से होते हैं। तो मेरे को लगा चलो यार, उन सवालों के लिए हम तो क्लास में कहते ही रहते हैं, बट आप लोगों को एक्चुअली उस बच्चे की मार्कशीट यहाँ पे दिखाई देता हूँ, जिससे आप लोगों के जो भी डाउट्स है ना वो सारे के सारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। सो मैं यहाँ पर मैं पार्थ की आप लोगों के साथ में मार्कशीट दिखाने वाला हूँ। वैसे मैं बात बता भी देता हूँ कि पार्थ ने अपने लेवल पे सिर्फ सिंगल ही ग्रुप दिया था, उसने दोनों नहीं दिए थे। उसने स्टार्टिंग में दोनों ग्रुप की तैयारी करी थी, बच्चे से मेरी बात हुई थी, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन वो सिंगल ग्रुप में आ गया था, एंड इस वजह से उसका ऑल इंडिया रैंक नहीं था। बट ऑब्वियसली यार 97 मार्क्स अपने आप में इन अ सिंगल सब्जेक्ट अपने आप में बहुत काबिल तारीफ बात है। सो मैं एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट पार्थ को करना पाऊंगा, सारे बच्चों को। ठीक है ना। और आने वाले बच्चों को ये बोलूंगा, अपनी मेहनत जोरों से करते रहें। आप लोग अपने पास जो भी आगे के एग्जाम देंगे, जनवरी में, मई में, आगे जो भी अटेम्प्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप बच्चे भी अपने पास जबरदस्त तरीके से नंबर लेके आएंगे। बट सिर झुका के बस मेहनत करते रहो। ठीक है ना। चलो, इसके मार्कशीट को हम बेटा देखना शुरू करते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों के समक्ष ना, यहाँ पर मैं ना जो ओएमआर वाला होता है ना पार्ट, ओएमआर वाली मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ओएमआर वाले में उसके पूरे के पूरे 30 मार्क्स है। उसमें बस आपको ध्यान क्या रखना होता है, देखिए जो आपकी बेसिक चीजें होती है ना, डिटेल्स वगैरह, वो तो है। यहाँ पे आपके पास जब भी आप अपने पास आंसर्स भरते हो ना, देखो इसमें 15 ही क्वेश्चन होते हैं, तो 15 तक ही है। ठीक है ना। प्लीज मेक श्योर सही तरीके से अपना आंसर फिल करें। इसकी कोई रीजनिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती, 2-2 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग अपनी जो बेसिक डिटेल्स है उसे अपने पास ढंग से भरा करें। साथ में कोई कटिंग नहीं, कुछ नहीं, अपने पास में ठीक से अपने पास ओएमआर की जो फिलिंग करनी होती है ना शीट को, ठीक से करा करें। वो अपने पास बस ध्यान रखना है आप लोगों को जब भी आप ओएमआर की फिलिंग करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों के साथ में बेटा जो डिटेल का पेपर है ना, एनालिसिस, वो तो आप लोगों के साथ में मेरी वीडियो आती है सेपरेट, जिसमें पूरा पेपर डिस्कस करूंगा। तो पहला पार्ट ओएमआर होता है। ठीक है ना। दूसरा पार्ट हमारा जो होता है सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। नो सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर में हमें पता है कि टोटल में 6 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें से कंपलसरी होता है और बाकी में से हमें चॉइस होती है। ठीक है ना। तो 6 क्वेश्चन होते हैं, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, बाकी 5 में से 4 करने होते हैं। ठीक है। नाउ अगर मैं पार्ट्स के आप लोगों के पास में यहाँ पे मार्कशीट दिखाता हूँ, तो दिस इज द पार्ट्स मार्कशीट, जिसमें उसके 70 में से 67 मार्क्स है, तभी तो उसके 30 ऐड करके 97 मार्क्स बन जाते ना। तो ये उसकी जो मार्कशीट है, जो आपके पास में आंसर शीट आ रही है ना। उसने सबसे पहले कहाँ से शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं किया, हर बच्चे की अपनी चॉइस है, उसने क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू किया। क्वेश्चन 2 अगर हम जाके देखते हैं ना बेटा, तो क्वेश्चन 2 जो था ना, वो इस बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का था, जो कि हम चैप्टर हमेशा ही बोलते हैं इंपॉर्टेंट है। लेंथी क्वेश्चंस होते हैं बैलेंस शीट वाले, आपको पता है। तो इसमें क्या था, पूरी की पूरी आप लोगों के पास में क्या दे रखी थी, आप लोगों के समक्ष पूरी की पूरी आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था। कुछ एडिशनल पॉइंट थे, जिसमें ये सारे पॉइंट्स किसको लेके थे, डिस्क्लोजर बेस्ड थे। डिस्क्लोजर बेस्ड इंफॉर्मेशन आते, कुछ कंडीशनलिटी होती है, वो सारी चीज़ होती है। नाउ व्हेन वी गो थ्रू द आंसर, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बात है, जैसे बैलेंस शीट आप दिखा रहे हो, ठीक है ना, हेडिंग अपने पास लिख रहे हो, फिर आप लोगों के पास देखो पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर में अगर आप देखेंगे ना, आईसीआई की जो चेकिंग होती है ना, डिजिटल बेस्ड चेकिंग होती है बेटा, तो उसके अंदर में क्या है, वो हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो आपके जैसे शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, मनी रिसीव्ड है, शेयर वारंट है, सबकी आपके पास वैल्यूज आती जा रही है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स आते जा रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर मैं जहाँ नंबर कटे भी है वहां पे लिख दिया, जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे दिखा दिया। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यहाँ नहीं आता, वो नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। ठीक है ना। वो उसका नंबर भी कटा है क्योंकि अपने गलत क्लासिफिकेशन कर दी, गलत क्लासिफिकेशन कर दी, तो उस चीज का है। बाकी आपके पास देखो जो ठीक है उनके ठीक नंबर है, ये वाला गलत है तो उसका नंबर कट भी रहा है, लास्ट में जाके उसे पूरे 14 नंबर नहीं मिले इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। इसके बाद आप पूरी एसेट साइड बना रखी है, तो आप देखो इसमें वाले हिस्से में उसके पास 4.5 मार्क्स मिले ना। 4.5 मार्क्स एक्चुअली 5 मार्क्स बनते हैं, तो 4.5 से मिले, दैट इज ओनली ऑन दी बैलेंस शीट। तो हमें लगता है ना बैलेंस शीट का, तो उसके अपने आप में मार्क्स है। तो देखो ना, स्टेप वाइज मार्किंग हो रही है। फिर आपके पास में ये आ गया कॉन्टिजेबिलिटी वाला, तो नीचे आपके पास कॉन्टिजेबिलिटी का एक पॉइंट था, वो दिखाए। सर राइटिंग थोड़ी अजीब सी लग रही है भाई, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्ची बता रहा हूँ। कई बच्चों को लगता है राइटिंग वगैरह, मेन चीज़ है लेजिबल, पढ़ी होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ठीक है ना। छोटी बड़ी उससे थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ता, ये आप लोगों के सामने है। ठीक है ना। अब
जब आप नोट्स में जाते हैं तो आपको मैं चीज दिखाऊं एक, देखो नोट्स में आप ऑथोराइज का दिखा रहे हो, उसके अपने आप में मार्क्स है, देख लो छोटी छोटी बातें। इशूड सब्सक्राइब का उसके मार्क्स है, ठीक है। फिर डिस्क्लोजर के मार्क्स है, क्वेश्चन में डिस्क्लोजर भी था अदर देन कैश वाला, तो यहाँ यहाँ जो टिक टिक लग रहे हैं इससे पता चल रहा है उसके मार्क्स है, तभी एग्जाम में उसके नंबर लग रहा है। हर छोटे छोटे पॉइंट्स के आपके पास मार्क्स है। तो वो डिस्क्लोजर आपके सारे के सारे नोट्स बनाए हुए सबके आपके पास आ रहे हैं। यहाँ आपके पास लोन सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन प्लांट एंड मशीनरी है, आपके पास इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू यहाँ से माइनस किया, अदर करंट लायबिलिटी में चला जाएगा, ठीक है ना। फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग का आ रहा है, ट्रेड पेबल आपके पास दिखा दिया, अदर करंट लायबिलिटी दिखा दिया, ये वाली सारी चीज़ आ रही है। पीपी वाले में उसका एक पॉइंट गलत है तो उसका नंबर आधा यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है ना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, इन्वेंट्रीज का आपके पास दिखाया हुआ है, फिर ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो 8.5 नंबर इसके बने, क्योंकि एक जगह गलत है पीपी वाले में और आधा नंबर मांग रहा है, तो टोटल में 13 नंबर मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में। सारे के सारे नोट्स अकाउंट्स बनाने हैं, सारी चीजें करनी है, तभी नंबर आपके पास पूरे मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये उसका क्वेश्चन नंबर 2 था। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ना क्वेश्चन का आंसर ही टेली करा, वो तो मैं आपकी जो वीडियो लाता हूँ ना पेपर डिस्कशन, वहाँ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, फॉर्मेट बनाना है, डिस्क्लोजर है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन रहा है, फिर आपका नोट्स अकाउंट बन रहा है, वहां पे छोटे छोटे पॉइंट और डिस्क्लोजर्स हम साथ साथ करते हैं, उनके मार्क्स होते हैं, ये आपके सामने है, ठीक है ना। फिर आप आगे जाएंगे ना बेटा, दैट इज आंसर नंबर 5 उसने किया था। आंसर नंबर 5 अगर हम जाके देखते पेपर के अंदर में, तो वो कौन सा क्वेश्चन था, तो पेपर नंबर आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ये बैलेंस शीट दे रहा है 2 कंपनी की, सेवा लिमिटेड की और सब्सिडरी की, तो ये आपका कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, और उसके अंदर में कुछ पॉइंट्स है, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है ना। तो पेपर के अंदर आप लोगों को पता है मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं जिसमें बैलेंस शीट्स आती है, एक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंसोलिडेशन है, अमेलगमेशन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी कई बार आ जाता है, ठीक है ना। तो 3 तो जनरली मेरे को देखने को मिलती है मोरलेस, ठीक है ना। तो ये कंसोलिडेशन का, अब इसमें भी क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हेडिंग दी थी, पहले बैलेंस शीट मांगे तो वो दिखनी चाहिए लॉजिकली, ठीक है ना। बाकी नोट्स वर्किंग नोट्स बाद में आते हैं। यहाँ पर आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज करके वो उसने सब बनाया हुआ है, तो ये तो कोई इसके मार्क्स है, ठीक है ना, इसके मार्क्स है, तो ये आपके एक एक करके उसके नंबरिंग मिली हुई, मार्क्स मिले हुए उसके, ठीक है ना। ये लायबिलिटी साइड है, फिर एसेट साइड आ गई, इसके पूरे आपके पास 3 नंबर यहाँ तक के रखे हुए थे, तो उसके मार्क्स उसे मिलके, ठीक है। फिर नोट्स अकाउंट्स आपके पास आए, जिसमें शेयर कैपिटल का आगे जो होल्डिंग के आते हैं, फिर रिजर्व एंड सरप्लस में आगे कंसोलिडेटेड पीएनएल, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, वो सारे आगे उनके वर्किंग नोट्स बाद में आ रहे, लॉन्ग टर्म बोरिंग आ गई दोनों कंपनीज की। और यहाँ मैं हमेशा बोलता हूँ बेटर होता है कंसोलिडेशन क्वेश्चन, आप हमेशा लिखो होल्डिंग कितनी वैल्यू, सब्सिडरी कितनी, सेवा लिमिटेड, मेवा लिमिटेड, ऐसे करके एक एक का लिखा हुआ है, तो सबके आप देखेंगे ना आधे आधे नंबर मिले हुए। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं पेपर लेंथी होता है, स्पीड आपको स्टार्टिंग से मेंटेन करनी पड़ती है, राइटिंग इतनी ज्यादा फर्क नहीं डालती, हाँ लेजिबल होनी चाहिए, बस मेन चीज याद रखना है, पर चीजें सारी दिखानी है, ठीक है ना। ये आपके 3 नंबर उसके किसके हो गए, नोट्स अकाउंट्स के हो गए। फिर बाकी आते हैं आपके जो वर्किंग नोट्स बनाते हो, सबसे पहला क्या है, जैसे एओपी बनाते हो, तो प्री पोस्ट जिसे कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट कर देते हैं, वहां बाइफरेट कर दिया जनरल से पीएनएल, तो ये आपका एओपी बना दिया, जिसमें एक बोनस का पॉइंट था वो ऐड कर दिया पोस्ट में, करंट ईयर में दिया था और प्री से माइनस हो रहा है, और एक अनलाइज प्रॉफिट का पॉइंट था वो आपके पास इफेक्ट लिया हुआ है, तो वो आपको दिखा दिया। टाइम एडजस्टमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि 1 अप्रैल को है। फिर आपका आ गया बेटा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, जो सारी चीजों का 20% अकाउंट, फिर कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, कंसोलिडेटेड पीएनएल, सबके मार्क्स, और एक आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जनरली पहले बनाए थे, तो आगे पीछे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं, बनने तो सारे है ना, ये सारे वर्किंग नोट्स बनने। तो ये आपके पास इनके देख लो 8 नंबर किसके है, वर्किंग नोट्स के, 8 नंबर इन्हीं वर्किंग नोट्स के आपके सामने, तो ये सारे वर्किंग नोट्स के सबके मार्क्स है, तो टोटल में 14 नंबर आपके बन जाते हैं, टोटल में 14 नंबर बन जाते हैं, ठीक है ना। यस सर। तो बेटा हमें इस चीज का पता चलता है यहाँ पर में कि हमारे लिए वर्किंग नोट्स, बैलेंस शीट, नोट्स अकाउंट, सारी चीजें के मार्क्स है अपने अपने। तो बैलेंस शीट के जैसे यहाँ 3 नंबर रखे, नोट्स अकाउंट्स के 3 नंबर रखे, और वर्किंग नोट्स के आपके पास में मार्क्स रखे 8 नंबर, तो टोटल मिला के, क्योंकि वर्किंग नोट्स तो मेन है ना, वहीं से तो गुडविल कैपिटल सब आ रहा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व पीएनएल वगैरह बन रहा है, एओपी आप बना रहे हो, तो वो सारे वर्किंग नोट्स वहीं पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे आगे बैलेंस शीट ठीक होगी, ठीक है ना। तो हर चीज के आपके पास मार्क्स एलोकेट होते हैं। एक चीज मैं आगे अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक चीज और बताया था आप लोगों को, वही चीज बच्चों का रहेगा, सर ये कॉपी कहाँ मिलेगी हमारे को। देखिए जैसे मैंने बोला ना, आप लोगों को जो सॉल्यूशन वीडियो है वो तो मेरी तरफ से पीवाईक्यू की आ ही जाएगी, मतलब पीवाईक्यू की मेरी सॉल्यूशन वीडियो पूरी सितंबर 25 के अटेम्प्ट की होती है, हर अटेम्प्ट की आप लोगों को मिलती भी है, ठीक है ना यहाँ पे। बट जो ये वाली है बच्चे की पार्थ की जो है आपके पास में जो कॉपी है यहाँ पर में, वो आप लोगों को बेटा मिल जाएगी, जहां पर में हमारा जो सीए इंटर फ्री द्रोणा बैच है, जहां पर में जो मैराथन वीडियोस भी चल रही है उसके जो नोट्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो मैराथन वीडियोस के नोट्स है, जैसे केस स्टडी में वीडियो लेके आया था उसके नोट्स वगैरह है, तो वो इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को बेटा देखने को मिल जाएगा, दैट इज सीए इंटर फ्री द्रोणा बैच। उसमें आप जब जाएंगे तो आपको एडवांस अकाउंटिंग में जाना है, एडवांस अकाउंटिंग में नोट सेक्शन में जाएंगे तो वहां इसकी कॉपी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, थोड़ा सा फिर आपको और बेटर बच्चे अपने तरीके से एनालाइज कर सकता है। तो अभी आप मेरे साथ में यहाँ पर में अब देखेंगे और चीजों को हम बात करते हैं यहाँ पर में, विच इज अगला देखते बेटा क्वेश्चन। आगे तो जगह ही खाली छोड़ी भी है, चलो कोई नहीं, जगह खाली छोड़ी भी कोई दिक्कत नहीं, खाली जगह छोड़ी भी है।
अगला देखो, फर्स्ट ए आ गया आंसर। फर्स्ट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कंपल्सरी क्वेश्चन वाला पार्ट है जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया हुआ पार्थ ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या थे, तो बेटा इसमें ना एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन था, ये डेफर टैक्स वाला था, ये डेफर टैक्स वाला AS 22 का क्वेश्चन था। एक 5 नंबर का इन्वेंट्री वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो किए हुए क्वेश्चन है हमारे लेक्चर में, ऐसा कोई फर्क नहीं थे जो बच्चे करके जाते हैं। और एक 4 नंबर का आपके पास में AS 9 वाला क्वेश्चन के इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। तो 5-5-4 करके है। तो पहला पार्ट सेंटर में लिखो हमेशा, ये आपने देखा होगा बार बार सेंटर में लिखा होता है, बच्चों को बोलता हूँ सेंटर में लिखो जो सोल्यूशन नंबर वगैरह, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया हुआ, जो चीज़ मांगी थी वो उसने सबसे पहले दिखा दी कि आपके पास में करंट टैक्स, डेफर टैक्स वगैरह जो भी आ रहा है, ठीक है ना, और टैक्स एक्सपेंस टोटल में क्या बन रहा है, तो उसके मार्क्स हो गए। अब उसके लिए जो भी वर्किंग नोट्स है, तो करंट टैक्स का हमने बना दिया, करंट टैक्स आपके पास बना दिया गया, ठीक है ना। फिर ऐसे ही डेफर टैक्स का बना दिया, तो उसका हमने बता दिया डेफर टैक्स का क्या क्या है, कि वो लायबिलिटी बन रही है, फिर लायबिलिटी रिवर्स हो रही है, वो ऐसा क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, जो रिक्वायरमेंट है वो पहले दिख रही है, बाकी वर्किंग नोट्स है, ठीक है ना। फिर फर्स्ट बी आया, इसमें वो आपका स्टॉक वाला था, AS 2 का क्वेश्चन था। तो प्रोडक्शन बता दी, फिक्स ओवरहेड, रिकवरी रेट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के बता दी, वो सारी कंप्यूटेशन कर रखी है। और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो लास्ट में करके दिखा दी है, और उसका नियम भी लिख दिया। नियम लिखना जरूरी होता है कि भाई जैसे आपके पास फिनिश गुड्स WIP का क्या नियम है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनर्जी। रॉ मटेरियल का क्या होता है कि अगर सेलिंग प्राइस FG का कॉस्ट से ज्यादा है तो रॉ मटेरियल को कॉस्ट भी वैल्यू करना है, वरना कॉस्ट और रिप्लेसमेंट और विच इज लोअर, तो वो चीज़ है। तभी पूरे 5 नंबर मिले हुए, तभी पूरे 5 नंबर मिले, वो सारी चीज़ आपको लिखनी है, नियम भी लिखना है एक एक लाइन में, और सॉल्विंग कर दी, ठीक है ना। फिर फर्स्ट सी जो आपका था AS 9 का रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, तो उसमें हर पार्ट के बारे में लिखा हुआ है। ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है ना, ये इसका आ गया। फिर आपके पास में सेकंड पार्ट का है, ये उसका लिखा हुआ है डिविडेंड वाले पॉइंट को लेके, कि डिविडेंड की इनकम का पॉइंट था। मैं सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को ना, अभी आप लोगों को सच में दिखेगा सर, और मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, नॉट टू इस चीज़ को लेके, बट इस चीज़ को लेके मैं कवर करना चाहता हूँ। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपकी आंसर शीट में कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, रादर देन मतलब कि अगर आप इस चीज़ पे जाते हैं हैंड राइटिंग, या अगर आप इस चीज़ पे जाते हैं छोटी मोटी कटिंग होगी, उससे नहीं फर्क पड़ता भाई। आपका कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे इस चीज़ में देखने जाते हैं बच्चे में दिमाग कितना है, वो आपका सही तरीके से आप उसे प्रेजेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, रादर देन की जो बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट था, और ये फोर्थ पार्ट था AS 9 का। तो वही है, उसने पूरे पॉइंट्स लिखे हुए, उसके पूरे 4 नंबर मिले उसे, ठीक है जी, और टोटल में 14 नंबर इस क्वेश्चन के बन गए। तो लास्ट में लिख दिया वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेक्ट है, जो भी आपका पर्टिकुलर पॉइंट था। तो ये AS 9 का था, एक AS 2 का था। अभी देखो कंपल्सरी वाले क्वेश्चन में किसी भी एस से आया था, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ AS तो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट बेटा, कहीं से भी किसी भी एस से आ सकता है। आप छोड़ के जा रहे किसी एस को तो रिस्क हल्का सा आ जाता है, आने को कहीं से भी आ सकता है। डिफरेंट अटेम्प्ट्स में डिफरेंट AS के क्वेश्चन कवर होते ही नहीं, और क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। देन अगर आप देखेंगे तो 3B वाला आपके पास आ रहा है। नो 3B वाला वो जो हमारा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन जो था, अगर हम उस पर चलते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में A पार्ट था बेटा, ये आपके पास जो था आई थिंक ये कैश फ्लो का क्वेश्चन था, यस। और 3B आपका AS 28 का क्वेश्चन था, इम्पेयरमेंट वाला, ये उसको लेके क्वेश्चन था, तो बच्चे ने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इम्पेयरमेंट वाला क्वेश्चन है आपके पास में। इसके अंदर पहले उसने डिस्काउंटेड वैल्यू कैश फ्लोज की निकाली है, विच इज वैल्यू इन यूज जो हम बोलते हैं। फिर AS 28 इम्पेयरमेंट का रेफरेंस दे दिया, इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, ठीक है ना, उसके वैल्यू इन यूज के निकालने की मार्क्स थे 3 नंबर, ठीक है ना। फिर आपके पास बाकी चीज़ है, इम्पेयरमेंट लॉस बताया हुआ है, उसके लिए कैरिंग अमाउंट वगैरह निकाल के बताई हुई है, और यहाँ पे तो शीट उसकी खत्म हो जाती है। फिर ये इम्पेयरमेंट लॉस बता दिया कितना है, और रिवाइज कैरिंग अमाउंट बता दिया, विच इज क्या होता है, जो कैरिंग अमाउंट थी माइनस इम्पेयरमेंट लॉस करके रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाता है। और आपके पास में CGU के केस में हम ये बोलते हैं कि ऑब्वियसली जो गुडविल होती है बेटा उसे इम्पेयर करते हैं पहले। अगर CGU इम्पेयर होता है तो उसके पॉइंट में हमारा ये आता है कि गुडविल पहले करी जाती है इम्पेयर, ठीक है ना। तो वो हमारा पॉइंट है, तो उसमें उसके पूरे के पूरे 7 नंबर मिल रहे हैं, हर चीज़ के मार्क्स है, हर पॉइंट के मार्क्स है, ठीक है ना। फिर जो आपका 3A था वो कैश फ्लो का क्वेश्चन था। कैश फ्लो वही ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डालना है। यहाँ पे इसका आधा नंबर कटा हुआ है, तो उसके मार्क्स कटे हुए। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पार्ट आ रहा है, जिसमें उसने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी कवर किया है, फिर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चीज़ें डाली हुई है। पर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी का उसने वर्किंग नोट पक्का बनाया होगा, वहीं पे दिखा दे वर्किंग नोट, तो ये है बनाया हुआ है वर्किंग नोट। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का है, ठीक है ना। ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बनाया हुआ है। तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया, फिर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आ गया, टैक्स पेड माइनस किया तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनल आ गया, ठीक है ना। तो वो उसने अपने पास में बता दिया है सारी एक्टिविटीज, मतलब ऑपरेटिंग का था इसमें आई थिंक क्वेश्चन में सिर्फ, तो ऑपरेटिंग का बताया हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ ऑपरेटिंग था, तो ऑपरेटिंग का बताया वो 7 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर आपकी एजम्पशन थी यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड वाली, तो वो एग्जाम्पशन जो आप ले रहे हो वो जरूर मेंशन कर दो, जो भी एजम्पशन आप ले रहे हो वो आपको जरूर मेंशन करनी है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, प्रॉपर तरीके से आप बना रहे हैं।
आपके पास में जो वर्किंग नोट्स है वो प्रॉपर होनी चाहिए, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बोल स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ती है बेटा, तभी आप लेंथी पेपर अटेम्प्ट करते हो, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6A। जो 6 क्वेश्चन क्या है बेटा, उसमें उसने और पार्ट वाला कर रखा है, उसने लिखा भी है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, ठीक है ना। तो उसमें 2 पार्ट से आपके पास, इधर ये करना था, एक पार्ट ये था, ये AS नंबर 5 का क्वेश्चन है, AS नंबर 5 का है, और एक आपके पास में ये पूछा हुआ है व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसने की एलिमेंट्स वाला आपके पास बताया हुआ है, जो हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में करते हैं। क्या एलिमेंट्स है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, इक्विटी, वही तो 5 बताने थे, ठीक है ना। सिंस उसने इनको इनकम एक्सपेंस को एक्सप्लेन नहीं किया तो 3 नंबर मिले हुए, आई थिंक ये 4 नंबर का था। तो 4 नंबर का था आपके पास पहले वाला पार्ट, 4 नंबर का था, उसे कितने मिले हुए, 3 मिले हुए, वो 1 नंबर कट गया क्योंकि उसने इनको एक्सप्लेन नहीं किया ना, वो एक एक दो लाइनें आपके पास लिखनी है, ठीक है ना। फिर 6B वाला आपके पास आ गया। 6B वाला पार्ट किसका था, 6B हम देख लेते बेटा। 6B आसान है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। देखो तो ये एंट्रीज तो आसान है, इसमें नंबर नहीं कमाने, इसमें नंबर नहीं कमाने। तो आपके पास में फॉर्मेट बना दिया, ठीक है ना, बेसिक लाइनें मार दी, ठीक है ना। और वो आप नरेशन में देखेंगे ना, सिंपल लिखनी होती है, नॉट इंपॉर्टेंट। बीइंग डिवेंचर आपके पास पेड, बीइंग, वो बच्चे ये सोच रहे थे नरेशन लिखे ना लिखे, भाई एक आध 2-3 वर्ड लिख दो, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, ठीक है ना। तो वो होनी चाहिए आपके पास नरेशन, बस एंट्रीज डालते गए, उसके हर के मार्क्स से आप देखते जाएंगे। तो हर चीज के स्टेप बाय, कटिंग भी होगी, घबराना नहीं है, कटिंग होगी क्या हो गया, घबराना नहीं है, एक सिंगल कट किया आंसर लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आपके पास सारी एंट्रीज बाकी आ गई, 4 नंबर पूरे मिल गए इसमें, 4 नंबर पूरे मिल गए, 4 नंबर का पार्ट था। और 6 नंबर का एक आपके पास इसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग का है, 6 नंबर का ब्रांच अकाउंटिंग का केस है। तो अगला वो ब्रांच अकाउंटिंग वाला आ रहा है 6C। तो ब्रांच अकाउंटिंग में एक मदुराई ब्रांच का है, उसने वो बनाया हुआ है अकाउंट, उसमें प्रॉफिट गलत आ रहा है तो उसके ऑब्वियसली नंबर कटे होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास एक अगली ब्रांच का है, उसमें प्रॉफिट गलत आ रहा है तो इसके आपके पास 3-3 नंबर करके मिल रहे हैं। टोटल में आपके पास इसमें 5 नंबर मिले, ठीक है ना, 3 और 2 करके 5 नंबर मिल रहे हैं। वर्किंग नोट बनाया हुआ है मेमोरेंडम डेटर वगैरह का दोनों जगह पे, तो टोटल में 12 नंबर इसको मिले हैं, यहाँ पर टोटल 12 नंबर मिले। मार्क्स कटे हैं आपके पास बच्चे के, एक जगह 1 नंबर कटा था, एक यहाँ पे 2 नंबर कटे, एक जगह आधा कटा था, तो राउंड ऑफ करके उन्होंने 66.5 को 67 ही करा हुआ है, ठीक है ना, तभी वो 66.5 बनते 67 किया हुआ है, ठीक है ना। बाकी आपकी आंसर शीट खत्म हो जाती है। सही मायने बोलूँ, देखो आप लोग मुझसे बोलेंगे सर डिटेल्ड आंसर, देखो डिटेल्ड आंसर के लिए मैंने आपको बोला ना, आप लोगों के लिए PYQ की वीडियो आती है, वो तो आईसीए का सजेस्टेड आंसर हम पूरा डिस्कस ही करता हूँ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। मैं इससे वो नहीं दिखाना चाहता था, मैं इससे आपको बस कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, मैं उस कंक्लूजन पे आता हूँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब बच्चे ने क्या किया, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, वो मैं आपको बताऊं कौन सा नहीं किया। बच्चे ने अमेलगमेशन वाला एक क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 ये नहीं किया, क्योंकि चॉइस में होता है ना, चॉइस में होता है, ब्लू लिमिटेड येलो लिमिटेड वाला क्वेश्चन आया हुआ था आपके पास में, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन पूरे का पूरा है जो हमारे पास किया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है पीसी निकालनी थी बैलेंस शीट, और उसने एक तरकीब लगाई। वो क्या होता है, जनरली पेपर में ऐसा देखने को मिलता है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उसमें तो एएस वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें तो एएस वाले क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको सही में बोलूँ, ठीक है ना। बट जो उसके बाद बाकी क्वेश्चन है आपके पास, हमें जो करने होते हैं, बाकी 5 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें जनरली 3 आपके एएस वाले मतलब बैलेंस शीट वाले होते हैं। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जनरली होता है, एक कंसोलिडेशन का, एक अमेलगमेशन का, कई बार उसकी बजाय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बड़ा आता है, तो ऐसा देखा जाता है। 3 क्वेश्चन 14-14 के होते हैं। बाकी क्या होता है, एक 7+7 वाला होता है, कैश फ्लो प्लस मिला के कोई और एएस डल जाता है, और एक लास्ट क्वेश्चन होता है जिसमें एक छोटी चॉइस होती है 4 नंबर का, फिर एक 4 नंबर का होता है, और एक 6 नंबर का ब्रांच अकाउंटिंग। दिस इज द स्टैंडर्ड पेपर जो आ रहा है। नाउ टू सेव योर टाइम, इफ आपको लास्ट क्वेश्चन कन्विंसिंगली आता है 4-4-6 वाला, तो आप जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, बैलेंस शीट वाला जिसमें फुल प्लेजर होता है, वर्किंग नोट्स ये वो सब होता है, तो इसलिए 3 बैलेंस शीट के क्वेश्चन मैक्सिमम करे जा सकते हैं, बट प्रैक्टिस अच्छी खासी। तो उसने वहां पे एक अपने पास में बोलूंगा एक छोटी सी चीज का फायदा उठाया जाता है, जब आपके पास बाकी पेपर आता है तो आप एक बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बाकायदा आप चॉइस का फायदा ले सकते हैं, बट उसके लिए आप लोगों को सिलेबस अच्छे से आना चाहिए, आपकी स्पीड बनी होनी चाहिए। स्पीड तो आपको बनानी ही बनानी बेटा, पेपर लेंथी आएगा ही आएगा। तो एडवांस अकाउंटिंग में पहला पेपर होता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस अपना बना के रखनी पड़ती है, पेपर स्टार्टिंग से स्पीड में करना है, पहली चीज ये हमेशा ध्यान से रखनी है। फॉर्मेट वगैरह के मार्क्स आपके पास में, बैलेंस शीट के फॉर्मेट आप बना रहे हो, उसके नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हो, सबके मार्क्स है, स्टेप वाइज मार्किंग है, ये आपको देखने को मिला, हर चीज के मार्क्स है, किसी का आधा नंबर किसी का 1 नंबर, ये आपको एक चीज पता चलती है, ठीक है ना। देन आप लोगों का राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों का कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट्स वगैरह जरूर बनाने हैं, डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में जरूर देने हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, जहां पे वर्किंग बना रहे हो वो वर्किंग नोट जरूर बनाना है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप पेपर करते हैं, ठीक है ना। और सही में बोलूँ ये सारी चीजें सिर्फ प्रैक्टिस से,
एक आप लोगों की कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की कवरेज से आप लोगों के पास देखने को मिलती है, तभी आप लोग इतने अच्छे लेवल के नंबर पेपर में लेके आ सकते हैं। सो होपफुली आप लोगों को वीडियो से काफ़ी सारे जो है मैं बोलूँगा टेक अवेज आप लोगों के लिए बहुत सारे होंगे, काफ़ी जो मन में शंकाएँ होंगी, जो डाउट्स होंगे, वो आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। ठीक है ना? एक आप अपने लेवल पे प्लानिंग सी कर सकते हैं, जितना आता है क्वेश्चन उतना ज़रूर करके आओ, ठीक है ना? तो वो चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना? मेक श्योर कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो ताकि स्पीड आप लोगों की बनी रहे। कम से कम सिलेबस को छोड़ के जाए ताकि आपके पास जो चांसेस है कि हम पेपर अपना अच्छे तरीके से पूरा अटेम्प्ट कर सकें, वो एक आपके पास हमेशा एक बेनिफिट रहता ही रहता है, ठीक है ना? कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। एंड इसके लिए बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ कि रिवीजन वीडियोस भी आप लोगों के लिए, जो मैराथन वीडियोस है वो आप लोगों के लिए आ रही है इसी चैनल पे बेटा। जो लेटेस्ट पेपर मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेक श्योर आप उनका वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है। एंड जैसे मैंने बोला था, ये वाली चीज़ आपको जो फाइल है वो द्रोणा बैच के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। एडवांस अकाउंटिंग में जाएंगे, नोट सेक्शन में आप लोगों को ये मिल जाएगी, ठीक है ना? जो आप लोग देख सकते हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ो, मन लगा के मेहनत करो, अपने ऊपर विश्वास रखो। आप लोगों के लिए जो भी रेलिवेंट वीडियो, रेलिवेंट कंटेंट होगा बेटा, वो आप लोगों के लिए हमेशा ही हम लेके आते रहेंगे एज ऑलवेज। बस अपनी पढ़ाई अपने पास मन लगा के करते रहो, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपना बेस्ट देंगे और पेपर में हम अच्छा करके आएंगे, जबरदस्त करके आएंगे, ठीक है ना? सर टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों। कुछ भी आप लोगों का डाउट होता है प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन के अंदर में डालिए, आप लोगों का डाउट आंसर किया जाएगा। और आप लोगों के लिए जो भी रेलिवेंट वीडियोज है ना, वो आप लोगों के लिए हम सारी की सारी लेके आते रहेंगे, ठीक है? तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। लव यू, बाय बाय, ठीक है ना जी? अपनी मेहनत अच्छे तरीके से करते रहे, ठीक है जी? बाय बाय।